माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गणित का ऑपरेशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम गणित से संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं आपके, जो मैट्रिक में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी को देखेंगे। स्टूडेंट को बहुत डर लगता है इनसे। कहा जाता है कि इनका लीवर 5 केजी का, अपेंडिक्स 7 केजी का, स्टोन 2 केजी का हो गया है। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में सब ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा और आपका डर कम कर दिया जाएगा। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में बताए हुए हर एक पॉइंट को आप एग्जाम से पहले याद कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए, आपके गणित के एग्जाम में 4 चांद लग जाएंगे। देखिए, आज का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, इस वास्तविक संख्याएं से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, हम ऑब्जेक्टिव की ही बात करेंगे इस वीडियो में। सब्जेक्टिव के बारे में हम पहले ही वीडियो बहुत सारा बना चुके हैं, आप देख सकते हैं जाकर। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट व्यू से ही बात करेंगे। तो वास्तविक संख्या से क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बन जाते हैं और जो बार बार आते हैं, रिपीट होने वाले प्रश्न को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। देखिए, पहला पॉइंट है परिमेय संख्या। दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय से 2-4 प्रश्न आपको देखने मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, परिमेय संख्या क्या होते हैं? जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या होता है। रूट 1 ये आपका परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल 1 निकल जाएगा। रूट 4 का 2 निकलेगा, रूट 9 का 3 निकलेगा, रूट 16 का 4 और रूट 25 का 5 निकल जाएगा और रूट 36 का 6 निकलेगा। तो ये सभी परिमेय संख्या हो गए, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। रूट 2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय हो गया। रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 ये सभी आपके अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। आपको ये पाई वाला याद रखना है कि पाई अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। दोस्तों, अभाज्य संख्या का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना तय है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से कटे और खुद से कटे, वे सभी अभाज्य संख्या होते हैं। कहने का मतलब ये है, वे संख्याएं जो 1 का पहरा में आए और खुद का पहरा में आए, वे अभाज्य संख्या होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी अभाज्य संख्या हैं। दोस्त, हो सकता है कि इन्हीं में से कोई ऑप्शन में देखने मिल जाए, या फिर आपको इसके आगे वाला भी देगा। 19 अभाज्य संख्या है। 19 के बाद आपका अभाज्य संख्या क्या होगा? तो दोस्तों 23 होगा। 23 जो है 1 का पहरा में आएगा और खुद का पहरा में आएगा, बाकी किसी का पहरा में नहीं आएगा। आप पहले थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। हम ज़्यादा डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ नहीं समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। हम शॉर्ट वीडियो में सब कुछ देना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, सम संख्या क्या है? तो दोस्तों, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए वो सम संख्या होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आगे है विषम संख्या क्या है? तो दोस्तों, विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी विषम संख्या है। आगे है प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अनंत तक जाएगा। आगे है पूर्ण संख्या। दोस्तों, गिनती की संख्या को 0 से शुरू करने पर हमें पूर्ण संख्या मिलती है। तो दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी आपके पूर्ण संख्या हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, रिपीट होने वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, ये हैं 6/15। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो दोस्तों 6/15 का दशमलव प्रसार आपका हो जाएगा शांत होगा। इसे काटना होता है। ठीक है, इसको काटेंगे
3 से 2 बार में, इसको काटेंगे 3 से 5 बार में, तो 2/5 हो गया, 5 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा, शेष नहीं बचेगा। शेष बचेगा तो पॉइंट के बाद कट जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया शांत, जब पूरा पूरा कट जाता है तो शांत होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आप एक बार देख लीजिए, एग्जाम में हूबहू आएगा। नेक्स्ट है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, यानी 625 को यदि आप तोड़ेंगे तो 5 जो है 4 बार आने वाला है। 5 कितना बार आने वाला है? 4 बार आने वाला है। तो 5 का घात यानी इस पर घात कितना होगा? तो 5 पर पावर 4, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम में हूबहू आता है कि लघुत्तम गुना आपका लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? तो ए गुना बी यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो रिपीट होते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या। दोस्तों दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या अनंत होता है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस इसे याद कर लीजिए। दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कितना होता है? तो अनंत होता है। नेक्स्ट है दो क्रमिक सम संख्या का मोसो यानी एचसीएफ क्या होता है? तो दोस्तों 2 होता है। दो क्रमिक सम संख्या का मोसो यानी एचसीएफ 2 होता है। यानी आप कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए क्रमिक, ठीक है, जैसे 2 लिए तो 2 के बाद 4 लेना है। क्रमिक का मतलब ये होता है तुरंत बाद वाला। तो 2 4 का जब हम मोसो निकालेंगे तो 2 ही होगा। यदि आप 8 लेंगे और फिर 10 लेंगे तो इसका भी मोसो 2 होगा। तो बस ये याद करने वाला पॉइंट है, आप इन्हें याद कर लीजिए कि दो क्रमिक सम संख्या का मोसो 2 होता है। एग्जाम में आएगा, आप 2 पर टिक मार दीजिए। देखिए 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है? तो दोस्तों 1 होता है। बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है? 1। कोई भी आप आभाज्य संख्या ले लीजिए, 2 3 4 5, ठीक है, आभाज्य संख्या ले लीजिए। सबका यदि आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही होगा। आभाज्य संख्या 3 ले लीजिए, आभाज्य संख्या 5 ले लीजिए, आभाज्य संख्या 7 ले लीजिए। इन सभी का आप मोसो निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या निकाला जाता है? तो दोस्तों एचसीएफ यानी मोसो निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 12 112, ठीक है, फिर 11 12, फिर 11 112 डॉट 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 एवं 3√3 है, यानी ये कैसी संख्या है? दोस्तों ये अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, जब डॉट डॉट लगा दिया जाए किसी भी मतलब पॉइंट के बाद या फिर पॉइंट के पहले, आपका जो है ना, यदि डॉट डॉट लगा दिया जाए, यहाँ पे ना पॉइंट होगा दोस्त, पॉइंट छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे 12 के बाद पॉइंट होगा। पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होने लगे तो वो परिमेय होता है, लेकिन रिपीट ना हो, अलग अलग संख्या आए और डॉट डॉट का चिन्ह रहे तो वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और 3√3 ये तो अपरिमेय है ही, क्योंकि √3 अपरिमेय है, इसके साथ में 3 सटा है तो दोनों मिलकर अपरिमेय हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 0.6 पर रेकरिंग है। 0.6 पर रेकरिंग को भिन्न में या परिमेय संख्या में बदले, रिपीट वाला प्रश्न है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 नीचे लगा देना है बस। तो 6/9 होगा, काटने पर 2/3 मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सहअभाज्य संख्या का जो एचसीएफ है वो कितना होता है? दोस्तों सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए चैप्टर 1 से बस यही पॉइंट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बस आप इन्हें देख लीजिए, बस यहीं से क्वेश्चन देखने मिल जाएगा 1 2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है बहुपद। अब बहुपद से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बनाने वाले प्रश्न नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप जो रटने वाले प्रश्न उन्हें ऐड किए हैं, जिसे आप पढ़कर आंसर लगा सकते हैं। नो पेन नो पेपर। देखिए बहुपद में है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो एक घातीय बहुपद कहते हैं या रेखिक बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद में घात की संख्या कितना होता है? दोस्तों द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 होता है। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद में घात की संख्या कितना होता है? 3 होता है। आगे देखिए रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है, या फिर एक घातीय बहुपद बोले या रेखिक बहुपद बोले, इसके शून्यकों की संख्या 1 होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है। ये सभी रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, और जब आएंगे तो बस आप देख लीजिए, टिक मार दीजिए, बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए
रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो दोस्तों व्यापक रूप होता है आपका ax प्लस बी, ax प्लस बी होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? दोस्तों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे a b c का मान बदलते रहेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स फिक्स रहेगा, और यहाँ पे एक्स फिक्स रहेगा और ए बी का मान चेंज होते रहेगा। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये व्यापक रूप भी पूछा गया है, तो आप इन्हें देख लीजिए। तो ये द्विघात बहुपद हो गया खत्म। अब देखते हैं इससे जो फॉर्मूले बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, इनके शून्यकों का योग पूछता है। देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बटे ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। आगे है शून्यकों के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग यानी 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होता है? दोस्तों 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा का मान आपका होता है क्या, माइनस बी बटे सी, माइनस बी बटे सी होता है। और आगे देखिए त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछे तो माइनस बी बटे ए होता है, जैसे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होता है। यदि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा बराबर पूछे तो ये होता है सी बटे ए, और आगे होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो इन सभी फार्मूला को एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको कोई द्विघात बहुपद दे देगा और उसमें आपको बोलेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी शून्यकों का योग क्या होगा। तो आपको माइनस बी बटे ए करना है, और बी और ए आएगा कहाँ से? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर के बगल में आपका ए होता है और एक्स के बगल में बी होता है। जो भी आपका द्विघात बहुपद दिया रहेगा, जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे a का मान क्या होगा? तो x स्क्वायर के बगल में a होता है तो a का मान हो गया 2, x के बगल में b होता है तो b का मान हो गया 4, c का मान हो गया 6। बस आपको इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लगा देना है ए बी सी का मान। आप इन सभी फार्मूला को याद रखिएगा। ए बी सी कहाँ से निकलता है हम आपको बता दिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब यहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं देखिए। दो चर वाले रेखिक समीकरण से पॉइंट क्या क्या बनने वाले हैं? तो एक रेखिक समीकरण का घात, यानी रेखिक समीकरण का जो घात होता है वो एक होता है। पूछा हुआ प्रश्न है, रेखिक समीकरण का घात एक होता है। आगे है व्यापक रूप, यानी रेखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण 1 होगा, इसलिए इसमें a1 b1 c1 लिखा गया है। एवं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण 2 होगा, तो इसमें a2 b2 c2 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है a1 a2 b1 एवं b2 के जगह 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं रहेगा, बाकी a1 b1 c1 के जगह 0 को छोड़कर कुछ भी रख सकते हैं। चलिए c के जगह 0 भी रख सकते हैं, लेकिन a1 b1 a2 b2 के जगह हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ये वाला। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, तो इसमें क्या होगा? तो रेखा प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, हलों की संख्या 1 होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, और अन्य नाम इसका क्या क्या है? तो संगत है और अविरोधी है। ठीक है, चलिए आपको कोई समीकरण युग्म देगा, दो समीकरण युग्म देगा, जैसे हम देखिए समझा रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 1। ठीक है, उसके बाद 4x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से a1 का मान होगा कितना? 2, b1 का मान 3, c1 का मान 1, उसके बाद a2 का मान 4, b2 का मान 2, c2 का मान 2। इन सबको यहाँ पे बैठाना है। यदि इस पर बैठ गया तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, हलों की संख्या 1 होगा, अन्य नाम इसको यानी इसे संगत और विरोधी भी बोलेंगे। इसी तरीके से आप धराधर सबको देख लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे c2 बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 होने पर क्या होगा? तो देखिए रेखा होगा संपाती,
तीनों जब बराबर हो जाए, ठीक है, तीनों A1 A2 B1 B2 और C1 बटे C2 रखने पर तीनों बराबर हो जाए तो रेखा संपाती होगा, हलों की संख्या अनंत होगा और अन्य नाम संगत आश्रित बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए। नेक्स्ट है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बराबर नहीं C1 बटे C2, यहाँ पे बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में रेखा समांतर होगा, हलों की संख्या मतलब कोई हल नहीं होगा और अन्य नाम असंगत विरोधी इसे कहेंगे। और एक पॉइंट याद रखिएगा, रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य 3 बीजगणितीय विधि है। रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य 3 बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधि 3 है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ज गुणन, यही 3 विधि है। बाकी ग्राफ बीजगणितीय विधि नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में देखते हैं क्या क्या पॉइंट बन जाते हैं। दोस्तों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। आगे है द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या 2 होती है। पूछा हुआ पॉइंट है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे a होता है। यहाँ पर भी आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c बटे a होता है। ये a b c कहाँ से आएगा, तो दोस्तों x² के बगल में x के बगल में b और c आपका यहाँ लास्ट में। आगे देखिए शून्यकों के व्युत्क्रम क्रम का योग क्या होगा, अभी जस्ट हम पीछे आपको बताए थे 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर होता है माइनस b बटे c। विवेचक यानी d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा और उसमें आपको बोलेगा इसका विवेचक क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 6x² प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, ये आपको दे दिया द्विघात समीकरण और आपको बोलेगा इसका विवेचक क्या होगा। तो आपको लगाना है ये फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b का मान हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 और b² माइनस 4ac, 4 तो आपको रखना है। उसके बाद a का मान हो जाएगा कितना 6, गुना का चिन्ह दे करके 6 लिखेंगे और गुना का चिन्ह दे करके c का मान माइनस 6 रखना है, विवेचक निकल जाएगा। चलिए आगे है दोनों मूल समान होगा यदि d का मान, अभी जो हम d निकाल रहे थे ना विवेचक, दोनों मूल समान होगा यदि d का मान 0 आएगा। d का मान 0 आएगा तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे यानी दोनों शून्यक समान होंगे। आगे है दोनों मूल असमान होगा यदि, यानी दोनों मूल अलग अलग होगा यदि d का मान 0 से बड़ा होगा। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल क्या होगा, असमान होगा। कोई मूल नहीं होगा यानी काल्पनिक होगा कब, जब d का मान 0 से छोटा हो जाए। जब d का मान 0 से छोटा हो जाए यानी d का मान माइनस में आ जाएगा तो उसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा यानी काल्पनिक होगा। आगे है बहुपद यानी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों मूलों का गुणनफल मतलब क्या, मूलों का गुणनफल अभी ऊपर में हम बताए हैं ना, शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल। मूल शून्यक एक ही बात है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बटे a, तो c बटे a होता है तो बस वही करना है। यहाँ पे देखिए c का मान कितना 1, तो 1 लिखा गया है बटे a का मान कितना है 4, तो 1/4 हो गया c बटे। आगे है x² माइनस 3x प्लस 5 में 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना। इसका फॉर्मूला अभी हम ऊपर में बताए हैं ना, यहाँ देखिए माइनस b बटे c, तो माइनस b बटे c होता है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसमें देखिए माइनस b, तो माइनस b तो ये पहले से -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 अब बटे c का मान कितना है 5, तो 3/5 हो गया आंसर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट x² माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे। तो दोस्तों इसका शून्यक निकालने के लिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आएगा और ऑप्शन भी सेम रहेगा। तो इसका होगा √3 माइनस √3, प्लस में √3 माइनस में √3 होगा x² माइनस 3 के शून्यक। बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, x² माइनस 3 बराबर आपको 0 ले लेना है। 0 लेने के बाद 3 को उस पार भेजना है, फिर स्क्वायर को उस पार भेजना है, रूट में हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी यानी AP। AP से
कौन से पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं देख लीजिए दोस्तों। किसी एपी का एनवां पद बराबर यानी ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे है किसी एपी के एन पदों का योग यानी एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। किसी एपी के अंतिम पद से एनवां पद, अंतिम पद से एनवां पद पूछेगा तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। आगे है एपी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट 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 का सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होता है? बीच का अंतर, यानी कितना करके बढ़ रहा है, तो 6 करके बढ़ रहा है ना, 6 करके बढ़ रहा है तो सार्वंतर हो गया 6। बिल्कुल आसान है सार्वंतर निकालना, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है सार्वंतर का। आगे है 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य कुल संख्या, यानी 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो वो है 30। याद रखिएगा 30। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इसको बनाने का प्रोसेस होता है, हम बनाने का प्रोसेस नहीं बताएंगे, आप यहाँ पे याद रखिएगा 30 है। 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य कुल संख्या 30 है। आगे है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग होता है 960। याद रखिएगा 960। आगे है √2, √8, √18, √32 डॉट 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 का सार्वंतर क्या होगा? अभी हम बताए थे सार्वंतर का मतलब बीच का अंतर कितना करके बढ़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करते हैं, अगला से पिछला को घटाते हैं, तो 10 में से 4 को घटाएं तब ना 6 आया। उसी तरीके से आप √8 में से √2 को घटाएंगे तो √2 आएगा। √8 में से √2 को घटाएंगे तो √2 आएगा, याद रखिएगा। आगे है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 का सार्वंतर, फिर सार्वंतर बोल रहा है, तो आगे से पीछे को घटाना है। 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो 1.1 आएगा। तो दोस्तों बस ये रहा एपी खत्म। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट त्रिभुज। दोस्तों त्रिभुज के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला है कि सभी वर्ग होते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव रिपीट होते हैं, सभी वर्ग होते हैं दोस्तों, सभी वर्ग होते हैं समरूप, सभी वर्ग होते हैं समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और सभी वृत्त भी होते हैं, सभी वृत्त भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आगे है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। आगे है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग 180 डिग्री होता है। आगे प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये याद रखिएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आगे है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे है यदि 2 समरूप त्रिभुज की भुजा, याद रखिएगा इस पॉइंट को, यदि 2 समरूप त्रिभुज की भुजा 4:9 के अनुपात में है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों जो भुजा का अनुपात आपको दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा। स्क्वायर समझ में नहीं आता है तो उसका गुना उसी से, 4 का गुना 4 से 16, 9 का गुना 9 से 81। यदि 2 समरूप त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुज है और उसकी भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो स्क्वायर कर देना है, और क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, अब भुजा का अनुपात निकालना है तो उसका वर्गमूल निकालना है, यानी उल्टा कर देना है। देखिए 2 समरूप, नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा हुआ है, यदि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो इसके भुजा का अनुपात क्या होगा? तो इस पर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, रूट चढ़ा देंगे तो 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, 64 का वर्गमूल निकलेगा 8, यानी 5:8 हो गया। भुजा का रहेगा, क्षेत्रफल का पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है, क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा का पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देना है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट से एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में फिक्स है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति।
निर्देशांक ज्यामिति से कौन कौन से पॉइंट आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक, दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। दोस्तों 0,0 का मतलब ये हुआ एक्स वाई, एक्स भी 0 वाई भी 0, पहले वाला को x बाद वाला को y। हिंदी में बात करें तो पहले वाला को भुज बाद वाला को कोटि। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि 6,2 में भुज क्या है, तो दोस्तों पहले वाला भुज यानी 6 होगा भुज, बोलेगा 6,2 में कोटि कितना है, तो कोटि होगा 2, बाद वाला कोटि। तो याद रखिएगा पहले पॉइंट में हम क्लियर कर दिए कि पहला वाला को x बाद वाला को y, हिंदी में पहला वाला को भुज बाद वाला को कोटि। अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। आगे देखिए मूल बिंदु से दूरी सूत्र, यानी मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यानी आपको एक बिंदु देगा 6,4, बोलेगा इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो आपको क्या करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, तो 6 का स्क्वायर कर देना है और प्लस 4 का स्क्वायर कर देना है रूट में, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी, बस वही बात अभी जो हम बता रहे थे। तो पहला वाला को x बाद वाला को y, तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 13, आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट को दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र, यानी दो बिंदु अब रहेगा, यानी 2 ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, दोनों में बिंदु रहेगा, तो दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र होता है, याद रखिएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पे भी आपको दो बिंदु दे करके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये रहा एक अक्ष, ये रहा एक अक्ष, ये बीच वाला पॉइंट यानी प्रतिच्छेद जहाँ पे किया, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो दोस्तों एक्स अक्ष पर बोलेगा तो एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा। उसके बाद वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y रहेगा, अब x 0 हो जाएगा, तो दोस्तों y है x 0 हो गया, यानी 0, y। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y और x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी, y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा, तो दोस्तों y बाद वाला y होता है, जैसे x, y होता है ना आपका बिंदु, तो बोला है y अक्ष से दूरी, यानी y यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 से दूर कौन है 3, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3 आंसर। यदि बोलता x अक्ष से दूरी तो फिर 3 से दूरी तो 5 आंसर हो जाता। ठीक है, बहुत ही इजी है समझना। y अक्ष से दूरी बोला है तो y है यहाँ पे 5, 5 से दूर है कौन 3, आपका आंसर हो गया 3। बोलता x अक्ष से तो हो जाता आपका आंसर 5। नेक्स्ट है प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह, दोस्तों प्लस प्लस हो तो होगा एक्स वाई, दोनों प्लस प्लस में हो तो आपका प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब देखिए माइनस में देगा 6 और 4, बोलेगा किस चतुर्थांश में है, तो दोस्तों माइनस प्लस होता है आपका किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो आपका ऑप्शन में दूसरा या द्वितीय लिखा रहेगा, या फिर इस तरीके से 2 लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, x भी माइनस y भी माइनस। अब सवाल में रहेगा कि -1 और -5 किस चतुर्थांश में है, -1 और -5। तो दोस्तों किस चतुर्थांश में है, तृतीय। तृतीय आपका ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या तीसरा लिखा हुआ मिलेगा, आप देख लीजिएगा। आगे चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश का होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस यानी पहले प्लस बाद में माइनस। ठीक है, पहले प्लस बाद में माइनस। अब देखिए देगा 6 और माइनस में 5, बोलेगा किस चतुर्थांश में है, तो आपको देखना है कि यहाँ है 6 प्लस में,
ठीक है, और 5 है माइनस में, तो प्लस माइनस हो गया। अब प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थांश में, तो आपका ऑप्शन में चतुर्थ होगा, वो सही हो जाएगा। दोस्तों बस थोड़ा सा आपको ये याद रखना होगा, बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला है, इसको याद कर लीजिए बचे हुए समय में। आगे देखिए, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा? दोस्तों इसको कौन सा फॉर्मूला से लगाना है? अभी जो हम बताए थे, दो बिंदु के बीच की दूरी। नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? तो फॉर्मूला से संबंधित। तो इसके सभी फॉर्मूला एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, उसके बाद कोसेक, उसके बाद कोट, ये 6 फलन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करने से इसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इन्हीं फार्मूला से ये सभी फार्मूला बनाया गया है। कैसे बनेंगे? तो कोस स्क्वायर थीटा को इस पार लाया गया, माइनस में हो गया, बाकी स्क्वायर को इस पार भेजा तो रूट में हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से आपके ये सभी फॉर्मूले बन जाते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा तो ये सभी याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोसेक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखते हैं तो ये सभी फॉर्मूले बन जाते हैं। अब कैसे बनते हैं देखिए, ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा को इस पार भेजेंगे तो प्लस में कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या कोसेक थीटा बराबर, यानी इसका स्क्वायर इस पार भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हम कोट को लिखे, माइनस नहीं लिखे, क्यों? क्योंकि हम इसको प्लस में चेंज कर दिए। इस 1 को इधर खींच लिए, कोट को उस पार भेज दिए। ठीक है, तो ये कोट को अगर हम इस पार भेज देंगे तो ये हो जाएगा किस में? प्लस में, और इस 1 को इधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा किस में? माइनस में। तो बस वही किया गया है। तो ये हो जाएगा क्या? 1 जाएगा उधर, 1 इधर आएगा, इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और कोट स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, इस तरीके से। फिर इसका स्क्वायर इस पार भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट में। इसी तरीके से ये फॉर्मूला खत्म। अब देखिए नेक्स्ट ये जो पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे आते हैं ऑब्जेक्टिव। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, और कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। जहाँ पे साइन यानी जहाँ पे सीमा, वहाँ पे गोस। ठीक है, साइन गोस एक साथ रहता है ना। देखिए, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। कोसेक में भी सेक है, सेक में भी सेक है, यानी सेक कोसेक का आपस में संबंध है, और यहाँ पे सीमा और गोस का संबंध है। नेक्स्ट है टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, और फिर कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। दोनों में टी लगा हुआ है, कोट में भी टी, टेन में भी टी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। अब उल्टा का गुना 1 होता है। ठीक है, तो उल्टा आपको पता है ना, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कोस इंटू सेक थीटा बराबर 1। आगे है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन का उल्टा कोट, टेन इंटू कोट बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से भी फॉर्मूले बन जाएंगे। टेन को इधर भेजेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी कोट थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1/10। उसी तरीके से हम कोसेक थीटा को इधर भेज देंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक। ये आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये मान वाला। यहाँ से आपके एग्जाम में जो है ना, क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो अब सबको पलट देंगे। कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना हो तो 0 को पलटेंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचे, तो ये हो गया अपरिभाषित। आगे है कोसेक 30 डिग्री, तो दोस्तों साइन 30 का होता है 1/2, कोसेक 30 का हो जाएगा 2, क्योंकि पलटना है, 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, वैसे भी 1 नीचे हमेशा छुपा रहता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है। आगे है कोसेक 45 डिग्री, तो दोस्तों कोसेक 45 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो साइन 45 का होता है 1/√2, कोसेक 45 का निकालेंगे तो पलट देंगे, √2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 1 नीचे छुपा रहता है। आगे है साइन 60 का मान √3/2, और नीचे है कोसेक 60 का मान, तो इसको पलटेंगे
तो 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, ये हो गया। और आगे है साइन 90 डिग्री का होता है 1, कोसेक 90 का भी होगा 1, 1 को पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप ऊपर वाला ये याद कर लेते हैं तो नीचे वाला अपने याद हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे कोस का आप देख लीजिए, टेन का देख लीजिए, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। आपको कौन सब याद करना है तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये पहला वाला ये तीनों याद कर लेना है, नीचे वाला पलट देना है। तो दोस्तों ये मान एक बार आप देख लीजिए, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ से बात करें हम तो 3 प्रश्न पक्के हैं आपके, ठीक है। और हम आपको बताएंगे लास्ट में कि कौन कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं बार बार आने वाले प्रश्न त्रिकोणमिति से। दोस्तों देखिए यहाँ पे उन सभी प्रश्न को इकट्ठा किया गया है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, सेम, कोई चेंज नहीं होता है। देखिए टेन बराबर फॉर्मूला पूछता है, टेन ए बराबर क्या होगा, तो दोस्तों देखिए कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी वही यहाँ पे थीटा की जगह ए है तो ए बोलेंगे, तो कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है टेन ए। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, अभी तुरंत हम बताए थे सेक स्क्वायर थीटा होगा। आप वीडियो को पीछे कीजिए, ऊपर जाइए, और अभी हम तुरंत फॉर्मूला बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, वहीं से ये फॉर्मूला आया है। आगे है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, अभी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। tan 60 का ना, तो देखिए यहाँ पर tan 60 का मान √3, बहुत बार पूछा जाता है tan 60 का। तो दोस्तों यहाँ पे बार बार आने वाले प्रश्न आपको बता रहे हैं। tan 60 का मान √3 हो गया। आगे है tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, यानी थीटा की जगह क्या होगा, तो दोस्तों अभी आप ऊपर में देखिए tan 60 का मान होता है √3, तो √3 है यहाँ पे, तो थीटा की जगह 60 होना चाहिए, तो थीटा का मान 60 डिग्री। आगे है tan π/2 का मान क्या होगा। दोस्तों इसे आप याद कर लीजिएगा, tan π/2 का मान होता है कितना, आपका अपरिभाषित। दोस्तों यहाँ पाई का मान 180 डिग्री होगा, पाई का मान 180 होगा। tan π/2 यानी 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 होगा, यानी आपको बताना है tan 90 का मान, और tan 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। आप यहाँ देख सकते हैं tan 90 का मान अपरिभाषित। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आपको हम एक बार ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, फॉर्मूला हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं कि आखिर कहाँ से आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो दोनों में 9 लगा दिया है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों का मान कितना होता है 1, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहीं से आपका अभी ये भी प्रश्न आया था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से आप 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये हो गया आपका 9। उसी तरीके से इसमें यहाँ पे 8 कॉमन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखिए, आगे प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत बार आता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा या फिर ए 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए, इसको मतलब सीध करके आपको लाना होता है, और ऑप्शन में आपका tan स्क्वायर ए दिया रहता है। आपको क्या करना है, देखिए ऊपर में है tan स्क्वायर ए, तो इसका आंसर हो गया tan स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस इसी को पलट दिया गया है, इसी चीज़ को पलट दिया गया है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कोट चल गया ऊपर, तो ये हो गया आंसर कोट, आंसर क्या हो जाएगा कोट। दोनों सवाल को ध्यान में रखिएगा, ऊपर में 10 तो आंसर 10, ऊपर में कोट तो आंसर कोट हो गया। वैसे आप इसको सिद्ध करेंगे तो यही आने वाले हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आपको थोड़ा सा देखना है, बस टिक मार देना है। ऊपर में 10 तो 10 आंसर, ऊपर में कोट तो कोट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये भी ऊपर में ही तो है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर में कोट मिल गया ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो कि रिपीट हुए हैं, देखिए sin π/4 माइनस कोस π/4 का मान क्या होगा। कुछ नहीं, आपको पाई की जगह 180 रखना है, उसमें 4 से भाग देना है, आपका जो भी आएगा 45 आएगा कट करके, तो sin 45 का मान 1/√2 होता है, और
कोस 45 का मान 1/√2 होता है, ये कट जाएगा यानी माइनस प्लस तो जीरो हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, बस ऐसे ही काट देना, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा। अब देखिए साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का मान होगा। दोस्तों जब ऐसे बटे में रहे और ऊपर वाला ठीठा नीचे वाला ठीठा को जोड़ करके 90 हो जाए, ऊपर वाला ठीठा नीचे वाला ठीठा को जोड़कर 90 हो जाए और ऐसे बटे में रहे, साइन कोस रहे, तो दोस्तों उसका आंसर एक आपको हमेशा टिक कर देना है। 18 72 कितना होगा, 90 होगा, 90 हो गया, साइन कोस है तो एक मार देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइन 38 अब बटे में है कोस 52 और यहाँ पे 2 से गुना किया हुआ है। तो सबसे पहले आप साइन कोस को देखिए, 38 और 52 90 होता है, 38 52 90, तो इसका मान 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब है नेक्स्ट चैप्टर, 9वां चैप्टर, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इससे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है तो लॉन्ग ऑब्जेक्टिव होता है सब्जेक्टिव की तरह, इसलिए उसको हम यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वृत्त। वृत्त से क्या क्या प्रश्न पूछे आते हैं देख लीजिए। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री रट लीजिए। अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या 2 होता है। ये रहा वृत्त, ये रहा बाहरी बिंदु, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा 2 ही खींच सकते हैं। दोनों स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वृत्त पर कुल स्पर्श रेखा की संख्या, यानी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। और बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर या पाई डी भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि डी का मान 2 आर के बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है रचना। रचना से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, तो दोस्तों ये नो ऑब्जेक्टिव। आगे है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 12वां चैप्टर। इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से सभी फॉर्मूले को देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। आगे है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। आगे देखिए, आगे प्रश्न है दोस्तों अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, पाई आर प्लस 2 आर, यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे, आर इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा। आगे है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आगे है दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, सेम वो त्रिभुज वाले चैप्टर में जो भी हम आपको बता रहे थे कि भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले तो स्क्वायर कर देते हैं, वही फंडा यहाँ पे लगाना है। दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात x अनुपात y है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जो आपका यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात देगा उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। आगे देखिए दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, और यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे तो उस पर रूट चढ़ा देना है। क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों इस पर रूट चढ़ा देना है। क्या चढ़ा देना है, इस पर रूट चढ़ा देना है जब क्षेत्रफल का अनुपात दे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2:3, यानी 4 का निकलेगा वर्गमूल 2, 9 का निकलेगा 3। यदि आपको त्रिज्या का अनुपात दे, जैसे कि 2:3 देगा त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, जब वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, यानी 2 पाई आर परिधि हो गया अब बराबर पाई आर स्क्वायर, ये दोनों समान हो तो त्रिज्या का मान क्या होता है। दोस्तों इसे आप हल करेंगे तो ये सब कट जाएगा, त्रिज्या का मान आपका होगा कितना, 2 होगा, याद रखिएगा। त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, 2। चलिए नेक्स्ट चैप्टर अब आपके सामने आ रहा है 13वां चैप्टर। 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इससे जितने भी मतलब फॉर्मूले बनते हैं सभी को हम एकदम तेजी में देख लेते हैं, एक नज़र सब कवर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, और वर्ग की
भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल या परिमाप बटे 4 या विकर्ण बटे 2, ये सभी होते हैं। और आगे देखिए, आगे है आयत का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे होता है आयत का विकर्ण बराबर, दोस्तों आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर। आगे है आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और यदि आपको चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल बटे लंबाई। आगे देखिए, आगे वृत्त है दोस्तों, वृत्त का फॉर्मूला बहुत देख लिए हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे है वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर या पाई डी। वृत्त का व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या होता है व्यास का आधा, यानी व्यास बटे 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, और अर्धवृत्त की परिधि होता है आर इंटू पाई प्लस 2। चलिए नेक्स्ट है आपका घन। दोस्तों घन के सभी फॉर्मूले को देख लेते हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। और आगे है आपका घन का विकर्ण होता है भुजा गुना रूट 3, और वर्ग का विकर्ण क्या था, भुजा गुना रूट 2। आगे है घन की भुजा बराबर होता है क्यूब रूट अंडर आयतन। आगे देखिए घनाभ, दोस्तों घनाभ के सभी फॉर्मूले को देख लेते हैं। घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आगे है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आगे देखिए बेलन, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। बेलन, दोस्तों बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आगे है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या इसी को कॉमन लेकर के लिखा जा सकता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर लिखा जा सकता है। देखिए आगे है गोला। दोस्तों गोला से क्या प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों गोला का आयतन याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए, आगे है अर्धगोला। दोस्तों अर्धगोला में आपको याद रखना है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बहुत बार पूछा गया है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए, आगे है शंकु। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आगे है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोस्तों पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन लेंगे तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। आगे है तिर्यक ऊंचाई, यानी एल बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल का मान हो गया तिर्यक ऊंचाई। आगे देखिए, आगे है छिन्नक। आगे क्या है, छिन्नक है। छिन्नक में याद रखिएगा, छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। आगे है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। आगे है छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, दोस्तों छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई बड़ी आर का स्क्वायर प्लस पाई छोटी आर का स्क्वायर। इसमें से कॉमन लेकर के ये बनाया जा सकता है। आगे होता है छिन्नक में तिर्यक ऊंचाई। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर। दोस्तों ये आपके हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं सांख्यिकी के सभी फॉर्मूले। दोस्तों सांख्यिकी के सभी फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, सांख्यिकी से कौन कौन से फॉर्मूले पूछे आते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए प्रश्न है वर्ग अंतराल क्या होते हैं। दोस्तों 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये सभी आपके वर्ग अंतराल होते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी बटे 2, यानी आपको अगर पूछ लेगा कि 5 से 10 इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। इसमें से जो पहला वाला है वो निम्न सीमा होता है, दूसरा वाला उच्च सीमा होता है। वर्ग माप क्या होता है, तो बीच का अंतर होता है, यानी बड़ा वाला में से छोटा को घटाएंगे यानी b माइनस a करेंगे, वर्ग माप निकल जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि बारंबारता को fi से तथा वर्ग चिन्ह को xi से लिखा जाता है। अब देखते हैं फॉर्मूले। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, माध्यक एवं बहुलक। दोस्तों माध्य बराबर होता है योग बटे n, सभी संख्या को जोड़ देना है, जितना संख्या उतना से भाग दे देना है, माध्य निकल जाएगा। परिसर निकालना है तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, आपको जितना भी संख्या देगा उसमें से सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, परिसर निकल जाएगा। माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है
n+1/2वां पद जब आंकड़ा विषम हो तब, और माध्यक बराबर एक फॉर्मूला और होता है जब आंकड़ा सम हो, तो n/2वां पद प्लस n/2, ये +1 ऊपर नहीं +1 नीचे लिखना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब /2 ये होता है जब आंकड़ा सम हो तब। उसके बाद देखिए बहुलक, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, स्क्रीन पे देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है अधिकतम बार आई संख्या, जो अधिक बार आई है उन संख्या को, वही संख्या आपका बहुलक हो जाता है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्यक -2 माध्य, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण संख्या ये सभी होते हैं, हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, आभास संख्या, ये सभी। तो दोस्तों अब देखते हैं आज का लास्ट चैप्टर जो है आपका प्रायिकता। दोस्तों यहाँ से कौन कौन पूछे आते हैं ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। दोस्तों किसी चीज़ के होने की आंकिक संभावना प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता को P से सूचित करते हैं। आगे देखिए किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता होता है PE, और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता होता है PE डैश, यहाँ पे डैश है। आगे है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 1, जिसको बोलते हैं संभावित घटना। आगे है अनिश्चित घटना की प्रायिकता होता है 0, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, और ये होता है असंभव वाली घटना। आगे है PE + PE डैश बराबर 1 होता है, यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे है ये पॉइंट से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सभी घटना की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है, जो यहाँ इस फॉर्मूला से साबित हुआ है। आगे है प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। इसके लिए ये फार्मूला आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये फार्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ना तो प्रायिकता 1 से बड़ी होगी और ना ही प्रायिकता 0 से छोटी होगी। 0 से छोटी कहने का मतलब है माइनस, माइनस में प्रायिकता कभी भी नहीं होगा और 1 से बड़ा भी नहीं होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। आगे है प्रायिकता बराबर फॉर्मूला। दोस्तों प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, यानी PE बराबर होता है NE/NS, PE बराबर NE/NS हो जाएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उन्हें आप देखिए कितना बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये रहा आपका संपूर्ण गणित का निचोड़। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।